हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 125 प्रश्न, जिसमें हिंदी साहित्य के प्रश्न, हिंदी व्याकरण और संस्कृत साहित्य के भी कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। यह बिल्कुल यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है। बाकी हिंदी साहित्य के वही प्रश्न हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम नेट जेआरएफ में या फिर बीपीएससी बिहार टीचर में करना चाहते हैं, एनवीएस केवीएस, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य आपके लिए कारगर होगा। हाँ, वहाँ पर आप अपना सिलेबस देख लीजिए, कुछ स्पेशल की चीज़ें होंगी। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग कई बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जैसे टाइम का बिल्कुल ध्यान देंगे। आपका बिल्कुल इसमें जाया नहीं जाएगा, टाइम को ज़्यादा कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। और एक चीज़ और बता दें, जहाँ पर आपको क्यूरी लगेगी, प्रश्न बनेगा, आपको समस्या लगेगी, तो उसका मैं व्याख्या भी करते हुए चलूँगा विकल्पों का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। देखिए, और ये वीडियो होने वाला है 96 नंबर। इसके पहले हम लोग 95 कर चुके हैं इस प्रकार का। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है? आत्मकथा एक तरफ दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके लेखक। ठीक, तो मेरी जीवन यात्रा ये किसकी रचना है? मेरी जीवन यात्रा क्या राहुल सांकृत्यायन की है? जी हाँ, बिल्कुल है राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा। सिंहावलोकन क्या यशपाल का है? बिल्कुल यशपाल का है। नीड़ का निर्माण फिर क्या हरिवंश राय बच्चन का है? बिल्कुल है। बसेरे से दूर क्या अज्ञेय जी का है? बिल्कुल नहीं, अज्ञेय जी का नहीं है। बसेरे से दूर भी हरिवंश राय बच्चन का है। अब देखिए, हरिवंश राय बच्चन ने जो अपनी आत्मकथा लिखी वो 4 भाग में थे। एक हो गया नीड़ का निर्माण फिर एक हो गया बसेरे से दूर, और एक का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, और एक हो गया 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। क्लियर? तो इनकी 4 आत्मकथाएं होंगी। तो यानी कि विकल्प डी वाला जो था वो उसका मेल सही नहीं था, यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। ठीक है, वह सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मैंने आपके देखने के लिए लगा दिया। देखिए, मेरी जीवन यात्रा सांकीर्तन सिंहावलोकन यशपाल का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह उनके किस निबंध संग्रह में संग्रहित है? तो निबंध संग्रह के नाम नीचे कुछ दिए हैं, जैसे अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज या फिर आलोक पर्व। इन किसमें यह मतलब संग्रहित है? तो हम बता रहे हैं आपको कि देखिए, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, ये सारे निबंध जो हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और यह जो नाखून क्यों बढ़ते हैं कल्पलता में संग्रहित है। क्लियर? निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन है? प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र का यहाँ पे बात करना है। क्या कृष्णचंद्र किसी मुंशी प्रेमचंद के किसी उपन्यास का पात्र है? सोफिया है, हरिप्रसन्न है, या फिर गजाधर है, या फिर चारों हैं? ये चीज़ बताना है आपको। तो इसमें पूछ रहा है कौन उसके पात्र हैं। तो कृष्णचंद्र है, हाँ है। किसका है? सेवा सदन का। सेवा सदन, सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है और उसी का पात्र है कृष्णचंद्र। ठीक। सोफिया, सोफिया रंगभूमि का पात्र है, रंगभूमि की पात्र है, और इसका जो नायक होता है वो सूरदास होता है। हरिप्रसन्न, हरिप्रसन्न मुंशी प्रेमचंद के किसी नाटक का पात्र नहीं है। यह जो है बता रहा हूँ मैं, गजाधर को देख लेते हैं। यह सेवा सदन का ये भी है, सेवा सदन, सेवा सदन का है। तो ये तीनों मुंशी प्रेमचंद की रचना हुई, दोनों, सेवा सदन, रंगभूमि और यहाँ पर सेवा सदन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रह गया हरिप्रसन्न। अगर मुंशी प्रेमचंद का नहीं है तो किसका है? यह है सुनीता। सुनीता एक उपन्यास है। यह किसका है? जैनेन्द्र का है। जैनेन्द्र का उपन्यास है कौन? सुनीता, और उसी की पात्र है कौन? हरिप्रसन्न। ठीक। तो हरिप्रसन्न जो होता है, देखिए, सुनीता जिस नाम से जैनेन्द्र ने उपन्यास रचा है, उस सुनीता का जो पति होता है, पति वो होता है श्रीकांत। कौन होता है?
श्रीकांत होता है। ठीक, और श्रीकांत का मित्र जो है, श्रीकांत का मित्र वो है हरिप्रसन्न। ठीक है, हरिप्रसन्न, यहाँ तक क्लियर हुई। और एक इसमें पात्र है सत्या, जो सुनीता की छोटी बहन है। माधवी है जो सुनीता की बड़ी बहन है। क्लियर। तो यहाँ पर सही क्या होगा आपका, ए, बी और डी। तो विकल्प है सी वाला। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है? वो हैं नरेंद्र कोहली। कौन है? नरेंद्र कोहली। इन्होंने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यास में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है, इतना आपको जानना है। बाकी आतंक इनकी रचना है। और साथ सहा गया, दुख, अभ्युदय है, बंधन है, अभिज्ञान है, निर्माण है, तोड़ो कारा तोड़ो, ये सब इनकी रचना है। किसकी? नरेंद्र कोहली की। मैं लिखूंगा तो समय ज़्यादा लगने लगेगा आपका, लेकिन अगर एक भी कह दूँ मैं आपको लिखने के लिए तो अभ्युदय लिखूंगा। अभ्युदय को भूलिएगा मत। आतंक भी है, बंधन है, अभिज्ञान है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? तो नहीं वाले को सबसे पहले गोला कर लीजिए और इसको भूलिएगा मत। इसको निश्चित रूप से टिक लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर एक भी प्रश्न गलती हुआ तो आप सोचिए कितना प्रभाव पड़ेगा आपके एग्जाम पे। तो देवकीनंदन खत्री ये जो तिलस्मी रचनाकार होते हैं, जादुई रचनाकार होते हैं, ठीक है, उस प्रकार की रचना इन्होंने लिखी है। जैसे चंद्रकांता, आप जानते हैं चंद्रकांता है, और नरेंद्र मोहिनी है इनकी रचना, चंद्रकांता है, कुसुम कुमारी है। भाग्यवती इनकी रचना नहीं है। ठीक है, भाग्यवती जो है वो देवकीनंदन खत्री की रचना नहीं है। यह रचना श्रद्धाराम फिलौरी की है। किसकी? श्रद्धाराम फिलौरी की रचना है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए, ये भाग्यवती जो है ये श्रद्धाराम फिलौरी की रचना है। नरेंद्र मोहिनी ये बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित है। कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन है? सबसे पुराने लेखक तो सबका जीवन काल देख लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का मोटी मोटा आपको पता होना चाहिए, अगर एक दो का भी पता रहेगा तो वहाँ से कुछ निकल सकता है। देखिए, इनका जो जीवन काल है सरदार पूर्ण सिंह का, यह 1881 से 1931 तक है। किशोरीलाल गोस्वामी का 1856 से 1932 का है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का है 1850 से 1850 से 1885 तक का है। और रह गए श्याम सुंदर दास 1875 से 1945 तक का। तो सबसे पहले इसमें कौन आ जाएंगे? सबसे पुराने लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह 1850 से 1885 तक इनका कार्यकाल है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? किस दृष्टि से? पत्रकारिता के दृष्टि से। वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। इनकी रचना है वंदे वाणी विनायको, गेहूं और गुलाब, भूलिएगा मत, निबंध, राष्ट्रीयता, भावुकता और ओज स्थिरता, सब इनके रचनाओं की विशेषता है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीयता भी है, भावुकता है, ओजस्विता है, ये सब इनके निबंधों में क्या है? विशेषता है। तो मैं बताया वंदे वाणी विनायको, गेहूं और गुलाब भी इनकी रचना है। ठीक है, तो पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। और मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। कितने बढ़िया लाइन है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह किस आचार्य की युक्ति है? यह युक्ति जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यहीं पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक
लाइन इन्होंने बोली, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। ये भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता। ठीक है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति हुई है। और जो यहाँ पर है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? पारसी नाटककार कौन नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। आगा हस्र काश्मीरी, आगा हस्र काश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल या फिर नारायण प्रसाद बेताब। तो बताएं, विपिन कुमार अग्रवाल ये हिंदी साहित्य के, हिंदी के नाटककार हैं, न कि पारसी के। बाकी ये तीनों पारसी नाटककार हैं, विपिन कुमार अग्रवाल जो हैं हिंदी नाटककार हैं। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है क्या? यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है वो यहाँ पर होना चाहिए, जैसे नहीं यहाँ पे कुछ दे देता है यहाँ पे इस तरह, और उसका क्या करना होता है, हमको मिलान करना होता है। उसी प्रकार है ये। चतुर्सेन शास्त्री का क्या उत्सर्ग है कि नहीं? यहाँ पर बोला है सुमेलित नहीं है, उसको बताना है आपको। तो चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार जो अशोक है इनका, और हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध है। सिद्धलिंग पट्टर शेट्टी का विशाख नहीं है। ये किसका है? ये जो रचना है ये किसका है? विष्णु वामन शिड़वाडकर की। क्लियर? विशाखा। ठीक, तो सिद्धलिंग पट्टड़ शेट्टी की नहीं है ये। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? अपनी केवल धार जो है यह अरुण कमल की रचना है, अरुण कमल की। बाकी केदारनाथ अग्रवाल का एक है फूल नहीं रंग बोलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कुआओं नदी। क्लियर? चलिए, और किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है को मार्क करिएगा, और किससे? प्रगतिवाद से नहीं है। इनमें से कौन से रचनाकार का संबंध? तो वो है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र किससे संबंधित होते हैं भाई? तो छायावाद से ये संबंधित होते हैं। पथ के गीत काव्य संग्रह इन्हीं का है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और बाकी यानी कि अब देख लो, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। प्रगतिवाद से कौन संबंधित है? मुक्तिबोध है, त्रिलोचन है, नागार्जुन भी हैं, और रामदरस मिश्र जो हैं ये छायावाद से हैं। हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे है रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है मानसलवाद के प्रवर्तक। ठीक है। छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि हैं ये। इनकी भाषा में नए विशेषण तथा नया उपमान भी होता है। निम्न में से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है पहले, और कौन से नहीं है? उत्तर छायावादी कवि नहीं है, इनमें से हमको बताना है। तो राम कुमार वर्मा जो है उत्तर छायावादी कवि नहीं है। इन्हें एकांकी का जनक माना जाता है। यह एक छायावादी कवि है, छायावादी कवि हैं। कौन? राम कुमार वर्मा। क्लियर? ये सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं, हास्य कवि हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, और ये मैं बताया जैसे छायावादी कवि के रूप में है। उत्तर छायावादी कवि के ये नहीं है। क्लियर? इन्हें 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे चित्तौड़ की चिंता, अंजलि अभिशाप है, निशित है, एक याद रखिएगा, निशित है, पृथ्वीराज की आंखें हैं, जौहर है,
पृथ्वीराज की आंखें हैं जौहर है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। क्लियर। चलिए, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। यह पंक्ति किसका है? एक बार और पढ़ते हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। यह रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। यहाँ पर ए वाला सही है। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ ऐसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्य काल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच। यह पंक्ति किसका है? मैंने पहले ही टिक लगा दिया है इस पंक्ति पे, और यह पंक्ति है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह पंक्ति है। क्लियर। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ ऐसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीतकाल काव्य के बीच। यह राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य संवेदना का इतिहास नामक ग्रंथ से यह है। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, इसी से लिया गया है। क्लियर। चलते हैं आगे हम लोग। और दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? इन पंक्तियों की बात करें हम लोग तो आप ये एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, आप मेरे कहने से एक OMR ले लीजिए। क्लियर। एक OMR लीजिए। यहाँ पर जिस तरह एग्ज़ाम में आपको अपना नाम लिखना होता है, नाम के नीचे ये ब्लैंक भरना होता है नाम के अकॉर्डिंग, अक्षर के अकॉर्डिंग, और उसका जो भी है यहाँ पर आपको दे देगा क्वेश्चन। आपको 125 यहाँ पर गोला करने होंगे और बाकी चीज़ें जो भरनी होंगी वो भरिएगा आप। एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं ये 17 नंबर प्रश्न को क्लिक किया, मतलब मैं बताया, मेरे पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे आंसर देना है, आंसर देकर गोला करना है ऐसे, और उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ आपका सही हुआ कि नहीं, यहाँ पर सही और गलत कर देना है। क्लियर। मेरे साथ चलेंगे, 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। हाँ, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइएगा, ठीक, और इस प्रकार करते हुए चलिएगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप जब भी कोई एग्जाम में 125 प्रश्न आप सॉल्व करते हैं, 125 प्रश्न सॉल्व करने में कई लोगों को मैंने देखा है कि 2-3 प्रश्न तो वो गोला करने में गलत कर देते हैं, और 2-3 प्रश्न गोला करने में गलत करते हैं। सोचिए, एक छोटी सी चीज़ के लिए 3 प्रश्न हम गवा दें, और 3 प्रश्न आपको एग्जाम में कितना नीचे लेकर जाएगा, आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि पॉइंट में भी कई लोग TGT PGT में छठे हैं, जिनका नंबर इक्वल था, जिनका इक्वल नंबर था, उन्होंने भी वो भी नहीं सेलेक्ट हुए। तो सोचिए 2-3 नंबर तो बहुत बड़ी मायने रखती है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, जैसे मैं 17 बताया तो आपने गोला किया, अब आंसर बता दिया तो सही हुआ गलत हुआ आप यहीं पे तुरंत टिक करिएगा, कुछ सेकंड की ही बात है। क्लियर ना। तो हाँ, ये काम करते हुए चलिएगा। अगर आपको OMR नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको OMR का एक PDF देता हूँ, ठीक, और उसको आप प्रिंट करवा लीजिए। मैं उसमें दोनों तरफ प्रिंट करा लीजिएगा, आप आसानी से कर लीजिएगा, या तो एक ही तरफ करिएगा, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, या आप मार्केट से लाइएगा, वो आपका प्रॉब्लम है। चलिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। इनकी पुत्री होती है सरोज, उसी के देहांत होने पर इनको बहुत दुख होता है, और इन्होंने सरोज स्मृति में, कहाँ पे, सरोज स्मृति में इस चीज़ को लिखा है। और सरोज स्मृति क्या है? एक शोक गीत है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। चीड़ों पर चांदनी जो है यह किस पर आधारित है? तो यूरोप प्रवास पर आधारित है ये चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की रचना है। ठीक है ना।
इसमें निर्मल वर्मा जी ने अपने यूरोप प्रवास का वर्णन किया है। और निर्मल वर्मा निराशा, अवसाद, अलगाव, अलगाव बोध, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना चेतना के उपन्यासकार हैं निर्मल वर्मा। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवन एक बार। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? यह जो पंक्तियां हैं किस कवि की हैं? जिस कवि की हैं उनका पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी। तो कौन है? रसलीन जी हैं। ठीक है, और रसलीन जी हैं। और हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिरा अरथ, गिरा अरथ जल बिच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्नहि परम प्रिय खिन्न। यह पंक्ति जो है रामचरितमानस से लिया गया है। और रामचरितमानस किसकी रचना है? आप भलीभांति जानते हैं, तुलसीदास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? तो बात है 1929 की। 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ है और इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से जो लेख लिखा था उसी को परिमार्जित कर बनाया है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो विकल्प डी सही है। यहाँ पर हिंदी साहित्य का विकास के नाम से ये पहले था और बाद में 1929 में ये हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो चार विकल्प हैं, आप दीजिए, तब तक मैं इसको बताता हूँ। प्राकृत व्याकरण जो है हेमचंद का है, हेमचंद्र का है। और यहाँ पर जो महाभारत है, हरिश्चंद्र पुराण है, हरिवंश पुराण है, ये तीनों रचनाएं संस्कृत में हैं। संस्कृत में है, आप लगभग जानते होंगे, अनुमान लगा सकते हैं। तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन होगा? प्राकृत व्याकरण होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही है। और किस कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषयक की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषयक की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो वो है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका ही है। बाकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, कवि केशव की ही ये सब सभी रचनाएं हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा यहाँ पे मधुरा भक्ति भावना का समावेश निम्नलिखित के अनुकरण में हुआ है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश निम्नलिखित के अनुकरण पर हुआ। किसके अनुकरण पर? चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण पर हुआ है। ये गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और इनका दार्शनिक मत जो है अचिंत्य भेदाभेदवाद है। अचिंत्य भेदाभेदवाद है। ठीक है, इनका दार्शनिक मत। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन निम्नलिखित निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला आता है। यह कथन किसका है? चार विकल्प हैं और ऑप्शन आपके सामने है, दीजिए आंसर। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है।
तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए वाला यहाँ पर सही है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, उसी से यह लिया गया है पंक्ति। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? जातीय कवि का कहा जाता है तुलसीदास को। ठीक है, और इनकी रचना जानते हैं आप, विनय पत्रिका, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, रामचरितमानस है। ये सारी रचनाएं जो हैं यह तुलसीदास की ही हैं। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वर्तनी का चयन करिए। यहाँ पे अनुगृहित लिखना है। अनुगृहित कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर ये देखिए आप, सबसे पहले आप ऐसे ही लिख लेंगे अनुगृहित। ठीक है, अरे यहाँ पे इस तरह रहेगा, हाँ, अनुगृहित इस तरह से लिखा जाएगा। अब मिला लीजिए कहाँ पर ऐसे लिखा है, तो आप क्या करेंगे, कहीं ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद आप इसको मिलाएंगे। तो विकल्प सी हमारे ख्याल से सही होगा। यहाँ पर अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? अहेतुकी अगर आप पढ़े हैं तो एक किनारे लिखेंगे अहेतुकी, और मिलेगा जो ऑप्शन उसी से मिला लेंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, विकल्प बी वाला मिल रहा है, जो कि सही है। कौन सी वर्तनी ठीक है? वर्तनी से कई क्वेश्चन आ गए। देखिए रचयिता, रचयिता, रचयिता इस तरह लिखा जाता है। अब मिला लीजिए कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर तीसरा सही है। मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, आपसे पढ़ा नहीं जाता, उससे जाया नहीं जाता, इस प्रकार के कहीं भी वाक्य आए तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। क्लियर? चलिए, अच्छा, भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे यहाँ पर दिया है मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, इन वाक्यों में कर्ता और कर्म की के स्थान पर क्रिया ही अधिक प्रधान हो गई है। ठीक है ना, क्रिया ही अधिक प्रधान हो गई है। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, यह जो है ज़्यादा प्रधान हो गई है इसमें। चलिए, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? जैसे यहाँ पर उपमा के लिए कालिदास, उपमा कालिदासस्य अर्थ भारवी अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम और मागे संत्यो त्रिगुणो, ऐसे होता है एक वाक्य। और यहाँ पर जो है उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर नहीं वाले को मार्क कर लीजिएगा। तो ये सही है कि उपमा के लिए कालिदास जी प्रसिद्ध हैं, और करुणा के लिए भवभूति जी हैं, अलंकार के लिए भामह जी हैं, और वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र जी नहीं हैं। कौन हैं? कुंतक जी हैं। कुंतक जी हैं किसके लिए? वक्रोक्ति के लिए। अब यहाँ पर जो क्षेमेंद्र की बात कर रहा था ना, यहाँ पे क्षेमेंद्र, तो इनको भी लिख देते हैं क्षेमेंद्र। ये हैं औचित्य के लिए, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, कौन? क्षेमेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम को चूज करना है। यहाँ पर सही अनुक्रम देखना है। चलिए, इनका अनुक्रम देखना है जब, तो क्या चाहिए हमको? टाइमिंग चाहिए। भामह 7वीं ईस्वी के करीब में आते हैं, 7वीं शताब्दी के करीब में, सॉरी। और कुंतक की हम लोग बात करें, हाँ, कुंतक की हम लोग बात करें तो ये आ जाते हैं 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी के करीब आ जाते हैं। वामन आते हैं 8वीं शताब्दी के करीब में, और आनंदवर्धन की बात करें तो ये 9वीं शताब्दी के करीब में आ जाते हैं। तो सही मिलान कर लीजिए। यहाँ पे 10वीं कुंतक आएंगे, लास्ट में ये वाला सही है, विकल्प डी यानी कि यहाँ पर सही होगा। और एक चीज़ देख लेते हैं, जो भामा जी है अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं,
अलंकार के लिए। वामन की बात करें हम लोग तो ये रीति के लिए प्रसिद्ध हैं, रीति के लिए। आनंदवर्धन ध्वनि के लिए प्रसिद्ध हैं, ध्वनि के लिए, ध्वनि, हाँ ध्वनि के लिए। और एक नाम बच गया कुंतक, कुंतक वक्रोक्ति के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और दी गई कृतियों का मिलान लेखकों से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ कृति है, दूसरे तरफ लेखक हैं। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम और नैषधीय चरितम, उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। किसकी है भाई? दंडी की है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। और उत्तर रामचरितम यह जो रचना है भवभूति की है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या? मिलान करना है। मिलान कर लीजिए कौन सही होगा। पहले का तीसरे के साथ यहाँ पर ये सही हो रहा है और ये सही हो रहा है। दूसरे का पहले के साथ यहाँ पे ये सही हुआ, ये वाला गलत हो गया। विकल्प सी वाला यहाँ सही हो रहा है। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना किस कवि की पंक्ति है? यह किस कवि की पंक्ति है? प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, यह जो है सुमित्रानंदन पंथ की पंक्तियों से लिया गया है। कविता का नाम है प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि यह 1919 में प्रकाशित हुआ। बीड़ा काव्य संग्रह में यह प्रकाशित हुआ था और बीड़ा काव्य संग्रह में ये है। ठीक है। और सुमित्रानंदन पंथ जो होते हैं ये छायावादी कवि होते हैं। कौन से कवि होते हैं? छायावादी कवि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा या फिर गुंजन? निहार है, रश्मि है, नीरजा भी है। गुंजन जो है ये सुमित्रानंदन पंथ का है। किसका है? सुमित्रानंदन पंथ की रचना है। पंथ की रचना है कौन सी? गुंजन। ठीक है। चलिए और इनकी रचना की भी कुछ बात कर लिया जाए। जैसे ग्राम्य याद कर लीजिए, 1940 में लिखा गया। काला और बूढ़ा चांद याद कर लीजिए। लोकायतन, मानसी है, बीड़ा है, ग्रंथि है, ये सभी के सभी इन्हीं की रचनाएं पंथ की। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य को गोला करो। पंथ को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। सही है गलत? ये तो सही है। और पूछा इसमें असत्य कौन सा है? पल्लव पंथ की रचना है, यह भी सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। और पंथ भारतेंदु युग के हैं, गलत है। पंथ जो है ये छायावादी युग के हैं। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा छायावादी युग के हैं ये, तो विकल्प डी यहाँ सही हुआ। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश यह महादेवी वर्मा की रचना है। आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसे? महादेवी वर्मा को। धर्मवीर भारत का नाटक है। धर्मवीर भारतीय का नाटक है। धर्मवीर भारती का नाटक है जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है, अर्थ प्रस्तुत किया गया है। वह है अंधा युग। अंधा युग है। स्कंदगुप्त जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। स्कंदगुप्त। बाकी कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर, अपना, अभी भी, ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। और यहाँ पर महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया है अंधा युग में। अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? अजातशत्रु नाटक के लेखक की हम लोग बात कर लें तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। विकल्प डी सही है। जयशंकर प्रसाद इसके
नाटककार हैं, किसके? अजात शत्रु के। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। कैसा है? ऐतिहासिक है नाटक है। बाकी अग्निमित्र, अनमेजय का नागयज्ञ, जयशंकर प्रसाद की रचना है। स्कंदगुप्त भी है, चंद्रगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी है, ऐसे ही राजश्री है, एक विशाख है, कामना भी है, ऐसे करके। तो निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? फिर नहीं की बात करने लगा। तो देखिए, भारत दुर्दशा भारतेंदु का है। जी हाँ, बिल्कुल है भारतेंदु जी का। और नील देवी भी है, प्रेम योगिनी भी है। रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये श्रीनिवास दास का है, श्रीनिवास दास की रचना है। कौन? रणधीर प्रेम मोहिनी। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास जो थे उनका भारतेंदु जी से क्या संबंध था? तो पिता का संबंध था। बाबू गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या थे? पिता थे। पिता थे। तो विकल्प यहाँ पर ए वाला सही होगा। क्लियर? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे, इनका एक नाम गोपाल चंद था और इनको उपनाम जो था, इनका उपनाम गिरधर दास था। एक ये तो नाटक की बात हो रही ना। अगर काव्य की बात करें, नहुस काव्य, तो ये है मैथिली शरण गुप्त का। काव्य की बात करें तो यह मैथिली शरण गुप्त का है। नाटक की बात करें तो ये बाबू गिरधर दास जी का है। इतना आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्र पद ने भी की उसी की शुभ कामना, ये शुभ आराधना है। ये नहुस काव्य की पंक्तियां हैं। और शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया, किसने किया है? खड़ी बोली गद्य में अनुवाद शकुंतला नाटक का, तो वो हैं राजा लक्ष्मण सिंह जी। कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं। विकल्प बी सही है। क्लियर? कौन सा सही है? विकल्प बी सही है। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद शकुंतला नाटक के नाम से किया है। और राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य का भी हिंदी में अनुवाद किया है। यहाँ पर जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम बताइए। तो गुरु नानक, दादू दयाल, मल्लुकदास और सुंदरदास, इन सभी का आपको बताना है। मैं बता दूं कि 1544 में जन्म है दादू का, मल्लुकदास का है 1574 में, नानक का है 1469 में और सुंदरदास का है 1596 में। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आ गए? गुरु नानक आ गए 1469 में। तो गुरु नानक 2 में है, उसके बाद आ जाएंगे आपके और दादू जी। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। और श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। शुद्धाद्वैत दर्शन। विकल्प सी सही है। वैष्णव संप्रदाय के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें कृष्ण भक्ति का कार्य होता है। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। क्लियर? और चलिए आगे चलते हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्गृहित है? उस निबंध का नाम है युद्ध और नारी। युद्ध और नारी है। यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। क्लियर? किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है। युद्ध और नारी से यह उद्गीरित है। यह एक निबंध है, युद्ध और नारी, और इसी निबंध से ये पंक्ति ली गई है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जो निठल्ले की डायरी है यह हरि परसाई की है।
हरिशंकर परसाई की। विकल्प डी वाला यहाँ पर सही है। निठल्ले की डायरी जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक हास्य व्यंग निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई के कई और निबंध भी हैं, जैसे हमारा हमारा भीड़ के खतरे, पगडंडियों का ज़माना, ये मत भूलिएगा, पग नहीं होता है, पगडंडियों का ज़माना। शिकायत मुझे भी है, एक है सदाचार का बीज। शिकायत मुझे भी है एक रचना, ये भी क्लियर। तो ये याद होना चाहिए, कम से कम पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताइए। अष्टछाप के अंतर्गत न आने वाले कवि जो हैं यह सुंदर दास जी हैं। विकल्प बी सही है। यहाँ पर हमने बनाया था पक सक, और उसके बाद एक था न च ग छ। ये 8 कवि हुए किसके? अष्टछाप के कवि। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा चलिए, इसका नाम कुल 8 अष्टछाप में कितने कवि आए? 8। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आगे बार बार इसका जिक्र हो सकता आए भी नहीं आए। तो यहाँ पे देखिए, कुंभन दास एक हो गए, उसके बाद सूरदास एक हो गए, परमानंद दास हो गए, कृष्ण स्वामी हो गए। ये सभी वल्लभाचार्य के हैं। किसके हैं भाई? वल्लभाचार्य के। और उसके बाद विट्ठल स्वामी के हैं, जो विट्ठल नाथ के जो 4 हैं वो कौन है? न से नंददास, च से चतुर्भुज दास, ग से गोविंद स्वामी और छ से छित स्वामी। इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जान लीजिए, ये अगर याद रख लेते हैं, इतना सा याद रख लेते हैं, तो 1 नंबर की मैक्सिमम संभावना है कि 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तुलसीदास की प्रमुख रचना की बात करें तो रामायण, रामचरितमानस, कीर्तन रामचरितमानस है, कौन भूल सकता है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, कृष्ण गीतावली है, हनुमान चालीसा है, एक रामललन हच्छू भी है, कवितावली है। वैरवे रामायण किसकी रचना है? ये तुलसीदास की, ये भी रचना है। वैरवे रामायण किसकी रचना है भाई? तुलसीदास की रचना है। चलिए इनका नाम आया, इन लोगों को भी देख लेते हैं। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी इनकी रचना है। और नंददास एक हैं, इनकी रास पंचाध्यायी है, कम से कम इतना पता होना चाहिए। और केशव दास का है विज्ञान गीता। क्लियर। कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? जायसीकृत रचना कौन सी नहीं है? मधुमालती मंझन की रचना है, मंझन की रचना है, तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मौलवी मोहम्मद जायसी जो थे ये सूफी संत थे। और पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। एक और रचना याद करिए, 12 मासा, सकरा नामा और कहार नामा। ये सारी रचनाएं जो हैं ये जायसी के हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। निम्न में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? संस्मरण विधा की कौन सी कृति इनमें से नहीं है? पथ के साथी, हम हसमद, लौटाओ धार और फिर मित्र संवाद। इनमें से आपको बताना है। मित्र संवाद केदारनाथ अग्रवाल, और रामविलास शर्मा के पत्रों का संकलन है। रामविलास शर्मा के पत्रों का संकलन है। मित्र संवाद अर्थात 2 मित्रों की बातचीत है। यह बातचीत 2 मित्रों के पत्रों के माध्यम से जो बातचीत होती है, वही पहले ऐसे ही होता था, पत्रों के संवाद के माध्यम से बातचीत होता रहता था। तो यहाँ पर जो कृति संस्मरण विधा की नहीं है वह है मित्र
संवाद। बाकी पद के साथी महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। हम हसमद कृष्णा सोबती के रचनाओं का संग्रह है, कृष्णा सोबती। और यहाँ पे लौट आओ धार दूधनाथ सिंह की रचना। क्लियर। रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा कवि है वो वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भूषण। कौन है? भूषण। शिव राजभूषण, शिव बावनी, छत्रसाल, दशक, ये तीनों रचनाएं इनकी फेमस रचनाएं हैं। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी रही है? तो रीतकाल में श्रृंगार रस का बोलबाला था, ठीक है, और जो नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन इसमें ज़्यादा था। विकल्प ए सही है यहाँ पर, और कहीं पे ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कठ गुलाब किसके द्वारा रचित उपन्यास है? कठ गुलाब जो है यह मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। किसके द्वारा? मृदुला गर्ग द्वारा रचित है कठ गुलाब। और इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान भी मिला था 2004 में। व्यास सम्मान किसके लिए? तो कठ गुलाब के लिए। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? भाषा की बात करें तो घनानंद की कृतियां जो हैं ये ब्रज भाषा में है। विकल्प सी सही है। और प्रेम पीर के अमर नायक घनानंद रीत मुक्त धारा के कवि थे। रीति मुक्त धारा के कवि थे कौन? घनानंद जी। सुजान चरित, विरह लीला, कोकसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? तो वह है केशव दास द्वारा रचित, केशव दास द्वारा रचित वो कौन सी रचना है? तो रामचंद्रिका है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। कौन सा? रामचंद्रिका। बाकी रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। पृथ्वीराज रासव चंद्र बरदाई की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा राम प्रसाद निरंजनी का है। राम प्रसाद निरंजनी का। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो ब्रज भाषा में उन्होंने काव्य की रचना अधिकतर की है। किसने? भारतेंदु जी ने। उनकी भाषा में जहाँ तहाँ उर्दू भी आता है, अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी पाए जाते हैं। इनकी कई काव्य कृतियाँ हैं। अब इनकी तो भारतेंदु जी महान कवि हुए, रचनाकार हुए। प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, भक्त सर्वस्त्र। रचनाएं लिखी जाए तो बहुत हैं इनकी। होली भी है, बंदर सभा भी है, तो समय ज़्यादा जाएगा और वीडियो बड़ा होने लगेगा। तो यहाँ पर सूची एक का सूची दूसरे के साथ मिलान करना है आपको। एक तरफ इतिहासकार है, दूसरे तरफ नामकरण है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसका नामकरण क्या दिया है? मतलब यहाँ पे जो चारों नाम दे रहे हैं वो आदिकाल से संबंधित हैं। तो दिख रहा है वैसे ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से बताया? तो आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं ने उसे प्रारंभिक काल नाम दिया। तो पहले का जो है दूसरे के साथ है और पहले का दूसरे के साथ विकल्प डी में मिल रहा है, तो ये सही हो गया विकल्प डी वाला।
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इनके फुफेरा भाई होते हैं और राधा नहीं सॉरी, ये जो जीवन चरित्र इन्होंने लिखा राधा कृष्ण दास जी ने लिखा। विकल्प ए यहाँ पर सही है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य जो है वीर रस प्रधान रचना होती थी, रासो साहित्य, उसी का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर और चलिए विकल्प डी सही है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है, उसका क्या नाम है? वण रत्नाकर। ये ज्योतिश्वर ठाकुर का है। ज्योतिश्वर ठाकुर की यह रचना है। कौन सा? तो वण रत्नाकर। और यह 14वीं शताब्दी के पहले माना जाता है। बाकी उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा का है। दामोदर शर्मा का है। और राउल वेल किसकी रचना है? तो रोडा कवि का है। रोडा कवि की रचना है। कौन? राउल वेल। बसंत विलास किसकी रचना है? तो बसंत विलास जो है यह बालचंद की रचना है। बसंत विलास। क्लियर? चलिए, कांतिलाल व्यास ने भी उसको लिखा है, एक रचना है। और निम्न में से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? आचार्य मम्मट की रचना की बात करें यहाँ पर हम लोग तो काव्य प्रकाश है। बाकी नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि हैं। भरत मुनि हैं। और व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। महिम भट्ट की। और एक हो गया काव्य प्रकाश। रुकिए एक सेकंड। आचार्य मम्मट द्वारा रचित जो है वह काव्य अलंकार नहीं है, काव्य प्रकाश है। क्लियर? क्या है? काव्य प्रकाश है। काव्य अलंकार जो है यह भामह की रचना है। किसकी रचना है? भामह एवं रुद्रट की भी रचना है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, जल्दी जल्दी में टिक लगा है। चलिए आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार और अर्थालंकार होता है, उभयालंकार भी मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर पूछा है शब्दालंकार कौन सा नहीं है। तो देखिए, जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार पैदा होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इसके भेदों की बात करें तो हम लोग अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, ये सब इतना कम से कम आपको जाननी है। वैसे अलंकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे शब्दालंकार की ये भेद हो गए। बाकी इसमें से देख लीजिए, अर्थालंकार क्यों ही बात कर लें, जहाँ पे अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो अगर अर्था के भेदों में देखा जाए तो उपमा आ जाता है, रूपक आएगा, उत्प्रेक्षा आएगा, दीपक आएगा, अतिशयोक्ति आएगा, व्यतिरेक आएगा, उदाहरण आएगा, संदेह आएगा, भ्रांतिमान आएगा, ठीक है, विरोधाभास आएगा। तो इतना कम से कम आप जानिए। तो देखिए आप और शब्दालंकार कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन नहीं होगा आप देखिए। तो उपमा जो है यहाँ पर देखिए आया हुआ है, यहाँ पर उपमा अर्थालंकार में आया, तो उपमा जो है शब्दालंकार का भेद नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं? राम किसके नायक हैं?
तो संशय की एक रात नरेश मेहता द्वारा रचित है। रश्मि रथी की अगर हम लोग बात करें तो ये दिनकर द्वारा रचित है। विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त। कनुप्रिया की बात करें तो धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे पूछा है कि रचनाओं में किस रचना में नायक राम है, तो संशय की एक रात है। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। बाकी इनकी रचनाओं में चलिए देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर कोशिश करेंगे कि बताएं। और रचनाएं तो बहुत हैं किसी भी कवि की, कई लोगों की सैकड़ों रचनाएं हैं कई लोगों की, तो उनको देखेंगे हम लोग तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग भी महसूस हो सकता है। तो और सटीक हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों के प्रतिक्रिया में हुआ? ये हुआ है प्रगतिवाद के प्रक्रिया में। विकल्प जो है सी वाला यहाँ पर सही है। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? 8 भागों में प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वह मानसरोवर के 8 भागों में हुआ है, जबकि अन्य नाम ज्ञान सरोवर है। प्रेमचंद की कहानियों का नाम जैसे नमक का दारोगा भी एक, और यहाँ पर सही आंसर है आपका मानसरोवर। प्रेमचंद की कहानियाँ जो है ये नहीं सही है, बाकी नमक का दरोगा, ज्ञान सरोवर और मानसरोवर है। चलिए, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है? किस युग का चित्रण हुआ है? तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय है उसका जिक्र हुआ है। ठीक है। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है ननकू सिंह है। प्रमुख पात्र ननकू सिंह। स्थूल स्वर्णधूलि काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? स्वर्णधूलि जो है यह सुमित्रानंदन पंथ की रचना है। पल्लव वीणा ग्रंथि भी इनकी रचनाएं हैं। तो स्वर्णधूलि किसका है? यह सुमित्रानंदन पंथ की रचना है। और आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? यह मन्नू भंडारी हैं। कौन है? मन्नू भंडारी हैं। और तलाक का बाल पर पड़ने वाला प्रभाव इसमें दिखाया गया है पति पत्नी के। और वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध की रचना है। प्रिय प्रवास पद्म प्रसून चुभते चौपते चौके चौपदे रस कलश वैदेही वनवास भी इनकी रचनाएं हैं। तो विकल्प सी सही हो रहा है यहाँ पर। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप होता है? वही साहित्य का असली रूप होता है। यह द्विवेदी युग की बातें हैं। किस साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप होता है, वह है द्विवेदी युग। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? भाग्यवती जो है इस उपन्यास के लेखक की बात करें तो श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। पहले ही प्रश्न में आया था शुरुआत में। और एक चीज़ मैं इनके बारे में बताऊं, ओम जय जगदीश हरे जो के रचनाकार जो हैं ये श्रद्धाराम फिल्लौरी जी हैं, और श्रद्धाराम शर्मा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? यथार्थवादी परंपरा की नींव डालने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? विश्वनाथ प्रसाद जो हैं वह किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये मैला आंचल उपन्यास के पात्र होते हैं विश्वनाथ प्रसाद।
यह एक इसमें तहसीलदार होते हैं। मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। और इसमें जो है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की यह कथा है। रेणु के अन्य उपन्यास भी हैं, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु के पढ़ती पढ़ी कथा भी है, दीर्घ तपा है, जुलूस है, कितने चौराहे हैं। और तो यहाँ पर ये चीज़ बताना था आपको कि विश्वनाथ प्रसाद किसका पात्र है, तो मैला आंचल का। बाकी ये रचनाएं भी इन्हीं की हैं, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पढ़ती पढ़ी कथा। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं, विकल्प डी सही है। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? चित्रलेखा की बात करें तो भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। इनकी और रचनाओं की बात कर लें हम लोग तो भूले बिसरे चित्र है, टेढ़े मेढ़े रास्ते है, सामर्थ्य और सीमा भी इनकी रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है यह पहले तो जान लो किसके द्वारा, एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। अनामदास का पोथा हो गया, पुनर्नवा हो गया, चारूचंद्र लेख हो गया। और यहाँ पे कैसा यह आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा एक उपन्यास है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे, कौन इसके संपादक नहीं रहे? तो श्याम सुंदर दास थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी थे और श्री नारायण चतुर्वेदी भी थे। शांति प्रिय द्विवेदी नहीं थे, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। कौन सा सही होगा भाई? विकल्प डी यहाँ पर सही होने वाला है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा? इसमें ब्राह्मण है, हिंदी प्रदीप है, आनंद कादम्बिनी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो हिंदी प्रदीप है, विकल्प बी सही है। 1877 में यह प्रयाग से यह निकला था। ठीक है, बाकी और देख लें, ब्राह्मण की बात हम लोग कर लें अगर। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। बाकी आनंद कादम्बनी जो है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1881 में। यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मिर्जापुर से प्रारंभ हुआ था। क्लियर? चलिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो वो है 1900। कहाँ से हुआ? काशी से। कहाँ से हुआ? तो यह काशी से हुआ था, वाराणसी। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो बैताल पचीसी लल्लू लाल की रचना है। सदल मिश्र की एक रचना है नचिकेतोपाख्यान, उस्मान का चित्रावली है। और यहाँ पर बैताल पचीसी जो है यह लल्लू लाल की रचना है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? लिखने एवं बोलने में हिंदी भाषा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस? तो मॉरिशस में किया जाता है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। और हिंदी निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर मैथिली? अवधी बोली जाती है, जैसे अयोध्या के क्षेत्र में, ब्रज मथुरा के क्षेत्र में। खड़ी बोली लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मेरठ का क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रमुख है इसमें। मैथिली जो है यह बिहारी हिंदी की बोली है, बिहारी हिंदी की यह बोली है, यानी कि बिहार में यह बोली जाती है। प्राचीन भारतीय लिपियों में कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? प्राचीन भारतीय लिपियों में सबसे प्राचीन जो है ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां आती हैं, यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया। सूरदास के काव्य किस भाषा में हैं? सूरदास के जो काव्य हैं वह ब्रज भाषा में है। कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि हैं। और हाँ, चलिए, लहंदा किस स्थान की भाषा है? लहंदा जो है यह पश्चिमी पंजाब की भाषा है, विकल्प बी सही है। लहंदा का मतलब ही होता है पश्चिम। लहंदा का अर्थ है जो ये क्या होता है? पश्चिम। अगर अर्थ पता होता तो पश्चिम पंजाब आप आराम से कर देते। चलिए, हंस पत्रिका के संपादक एवं
संस्थापक एवं संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संस्थापक और संपादक की बात करें तो वो मुंशी प्रेमचंद थे। यह बनारस से 1930 से यह प्रकाशित हुआ था, निकला था। कौन सा? तो हंस पत्रिका। ठीक है, इसका प्रकाशन बताएं जैसे 1930 में बनारस से हुआ था, और इसका पुनः प्रकाशन 1986 से किया राजेंद्र यादव ने किया, और यह दिल्ली से प्रकाशित होने लगा। और 86 से 1913 तक राजेंद्र यादव इसके संपादक रहे। और मुंशी प्रेमचंद जी ने जो किया था काशी से या बनारस से जो किया था वो 1930 में किया था। य का उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान की बात करें हम लोग तो तालु है, तालु, तालब्ध जिसको कहते हैं। च छ ज झ अंगा, यही वाला तालु। पोस्ट प फ ब म दंत वाला हो गया, दंत वाला त थ द ध न मूर्धा वाला हो गया, ट ठ ड ढ ण, ये सब चीज़ें हैं। देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मतलब मूल ध्वनियों को, जैसे क कोई ध्वनि है जिस चिन्ह में मान लिया गया है उस रूप को लिपि कहते हैं। और प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, प फ ब भ ओष्ठ व्यंजन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दंत वाला जो होता है त थ द ध न, तालव्य वाला जो होता है च छ ज झ इया, कंठ वाला क ख ग घ अंगा होता है। और हय रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भूपर हय विकल वितुंड गिरे। कितनी बढ़िया लाइन है, और यह श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है। श्याम नारायण पांडे द्वारा। इसमें पूछ रहा है कौन सा रस है, तो इसमें भयानक रस है। एक बार और पढ़ते हैं। हाय सुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिसुंड गिरे, भूपर हय विकल वितुंड गिरे। बढ़िया लाइन है ना? हाँ। तो आगे है, हाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत वधीर भीषण, रव बार बार होता था क्रूर। ये इसमें पूछ रहा है कौन सा रस? इसमें भयानक रस है। विकल्प बी सही है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और कौन सा है इसमें पूछ रहा है कौन सा है, तो वो है श्लेष। ठीक है, और भी कई रचनाएं हैं, मतलब कई रचनाएं नहीं, जैसे रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, ये अर्था के हो गए। अनुप्रास, यमक और श्लेष ये हो गए शब्दा के। और वक्रोक्ति विपसा भी है शब्दा में, तो वो भी देखिएगा, वक्रोक्ति विपसा। यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं, चिरजीवों जोर जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इसमें अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार है? अलंकार की अगर हम लोग बात करें तो दी गई पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। सबसे पहले ये जान लो, यहाँ वृषभानुजा शब्द के 2 अर्थ हैं। वृषभानुजा के 2 अर्थ हैं। एक वृषभानुजा जो है वह राधा, वृषभानुजा वृषभानु की पुत्री राधा का बात कर रहा है। और एक वृषभानुजा का मतलब है वृषभ प्लस अनुजा, मतलब गाय। तो एक शब्द के अर्थ जब अलग अलग हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि प्रथमावली के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग में आता है? तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह प्रयोग में आता है। विकल्प ए सही है। और निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। छंद का चयन कीजिए। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वरिज नयन, करऊ सो मम उस धाम सदा
और सागर शयन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुर वारिज नयन, करौ सो मम उस धाम सदा और सागर नयन। इसमें छंद बताना है, कौन सा छंद है। इसमें सोरठा छंद है, अगर मात्रा गिनना चाहें तो गिन लीजिए। इसमें पहले चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होता है। इसमें 3 और 1 3 देखो इसमें हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 हो गया, 8 हो गया, और उसके बाद 9 10 11 हो गया, इसमें 11 इसमें हो गया। फिर देखो 3 इसमें, 3 3 6 6 1 7 8 9 10 11 12 13। जो छोटी ई का मात्रा होता है उस पर एक ही मात्रा होता है, जहाँ पर बड़ी ई का मात्रा आएगा दीर्घ वाला आ जाएगा स्वर, वहाँ पर 2-2 मात्रा लेते हैं हम लोग। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा। दीर्घ का वर्ग विच्छेद अगर बात करें हम लोग तो होगा, देखिए इसमें द है वो भी आधा, उसके बाद री लगा हुआ है, री हो गया, उसके बाद री के बाद अ, इसमें कोई मात्रा अब नहीं होगा। फिर ग है और ग हलंत है, इसके साथ अ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद, यानी कि ए वाला सही है। और चलिए यहाँ पर और कर लेते हैं हम लोग। देखिए वर्ण है ना, तो वर्ण विच्छेद का कर लेंगे, अगर विच्छेद का कर लेते हैं। देखिए वह है, इसमें हलंत कर दीजिए, छोटी ई कर दीजिए, छोटी ई है, उसके बाद प्लस क्या आएगा, च आ जाएगा, हलंत है, और उसके बाद छ आएगा, छ के साथ हलंत लगाइए, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद द आएगा, द पे हलंत लगाइए, द के आगे अ है। इस प्रकार इसका हो जाएगा। मतैक किस संधि का उदाहरण है। मतैक संधि जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है, विकल्प सी सही है। लिंक के स्थान पे डबल टोपी आ गया तो वहाँ पर ये जान लो, बाकी आज आगे जानने के लिए आप नियम फॉलो करो। यहाँ पे मतैक, मतैक जो हो जाएगा मत धन ऐक के, ठीक है, अ प्लस ए बराबर ए होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास क्या होगा। यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। पीताम्बर पीला है वस्त्र जिनका, मतलब पुजारी जिस भगवान की पूजा कर रहा है वहाँ पर उसकी बात हो रहा है। ठीक है ना, तो पीताम्बर पद में बहुब्रीहि समास होगा। है पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, तो जो दो शब्द मिलकर बनते हैं एक तीसरा शब्द, जिनका इन शब्द से सीधा कोई मतलब नहीं होता है और तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। शोक करना के लिए मुहावरा क्या होगा। सिर भारी होना नहीं, सिर चढ़ना नहीं, सिर पीटना नहीं, सर पर सवार होना, क्या इसमें से क्या होगा, तो सिर पीटना। ठीक है, सिर पीटना यहाँ पर होगा। और एक सेकेंड, तो शोक करना के लिए मुहावरा क्या होगा, सिर पीटना। विकल्प नंबर सी सही है यहाँ पर। जैसे रेल दुर्घटना में भाई के मारे जाने की खबर सुनकर बहन ने सिर पीट लिया। हिंग लगे न फिटकिरी रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। हिंग लगे न फिटकिरी रंग भी चोखा, इसका अर्थ क्या होगा, बिना खर्च अच्छा कार्य। विकल्प बी यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है इनमें से कौन। कपाट जो है, कपाट का किवाड़ होता है, किवाड़। देखिए यहाँ पे ये तत्सम और हम लोग यहाँ पे तद्भव। अच्छा रुकिए एक सेकंड, ये तत्सम कपाट तत्सम है, एक किवाड़ तद्भव। कीटक, कीटक का हो गया कीड़ा। कूची, कूची का कुर्चिका। तो विकल्प सी जो है ये सही है, तत्सम नहीं है। इसका तत्सम रूप जो होगा यह क्या होगा, तत्सम होगा कुर्चिका। ठीक है, बाकी कुंभकार का कुम्हार होता है, क्या, तद्भव। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, तो पत्ता, पत्ता जो है यह तद्भव है। पक्ष, पक्ष तत्सम है, पक्षी तत्सम है, और पतन भी तत्सम है। पत्ता का होता है पत्र, क्या होता है, पत्र होता है, यह तत्सम है। ठीक है,
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यहाँ पर भी बताना है। 16, शोभन, सोता या फिर सोना, इनमें से बताइए। शोभन जो है यह तत्सम है, बाकी 16 का जो तत्सम होता है पोडस होता है, सोता का जो होता है सोहन होता है, सोता का सुप्त होता है और सोना का स्वर्ण होता है। शोभन का जो होगा वो सोहन होगा। ये क्या है? तद्भव, तद्भव, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्न वाक्य में कर्म कारक नहीं है, इनमें से बताइए कर्म कारक कौन नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, बालक रोते रोते सो गया, सोना जो है इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। रोते रोते सो गया, सोना कोई काम नहीं होता है। ग्वाला गाय दूध होता है, इसमें काम हो रहा है। माँ बच्चे को सुलाती है, माँ काम कर रही है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, बुलाने का एक काम होता है। सोना कोई काम नहीं है, हंसना कोई काम नहीं है, ठीक है ना। बैठना कोई काम नहीं होता है। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? करण कारक प्रसर्ग का प्रयोग किस में किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है और किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। इसमें करण कारक का प्रयोग नहीं है। हम सांस लेते हैं ये निश्चित क्रिया है, सदा होने वाली क्रिया है, ठीक है ना। तो विकल्प और करण कारक पूछ रहा है तो यहाँ पे बालक पुस्तक से पढ़ रहा है, यहाँ पे से आ जाता जो भी है। तो विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। करण कारक जैसे नाक से सांस ले रहा है, सॉरी यहाँ पे से आया ना, नाक से सांस ले रहा है से, तो यहाँ पर करण कारक का प्रयोग विकल्प डी में हुआ है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर से नहीं आया है और करण कारक का प्रयोग विकल्प डी में हुआ है। जब साधन से का अर्थ मतलब काम साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ तो वहाँ पर करण कारक होता है। वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का स्त्रीलिंग वधु होगा, विकल्प सी सही है। और मैंने आम ले लिए है का बहुवचन है, मैंने आम ले लिए है का बहुवचन है, मैंने आम ले लिए हैं, विकल्प ए सही है, ले लिए हैं बहुवचन हो गया। बालकः बालिका च पठतः का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो देखिए बालकः बालका यानी बालकः और बालिका च पठतः का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो लड़का और च मतलब और, बालिका लड़की, पठतः मतलब पढ़ रहे हैं, विकल्प सी यहाँ पर सही है। यह कौन है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? यह अयम, अयम मतलब यह, कह कौन, अस्ति मतलब है, विकल्प बी सही है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ पर भी लगा होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है? निम्न में से किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है? तो वो है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है और इसमें नायक होता है, नायक राम और नायिका जो है वो है सीता, ठीक है। इसके अन्य पात्र की बात कर लें हम लोग तो देखिए इसमें लवकुश हैं, वाल्मीकि हैं, चंद्रकेतु हैं, आज्ञेय हैं और तामसा है, वसंती हैं, ये सब इसके पात्र हैं। बाकी शिशुपाल वधम माघ की रचना है, दश कुमार चरितम दंडी की रचना है, ठीक है। महावीर चरितम जो है ये भवभूति की रचना है, ठीक है। ये माघ का हो गया, ये दंडी का हो गया, ठीक है। चलिए शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप यहाँ पर बताना है। बालकेन वेदा पठितम, बालकेन वेदा पठितम, और यहाँ पर होगा बालकेन वेदा पठिता, विकल्प डी वाला सही है, बालकेन वेदा पठिता, ठीक है। वेदा देखिए पुल्लिंग बहुवचनांत है, अतः क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचनांत होगी। कर्मवाच्य में नहीं होता, कर्मवाच्य में क्या नहीं होता? कर्म में प्रथमा विभक्ति होता है इसमें, तो यहाँ पर होगा कर्म में द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति नहीं होता, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है।
चतुर्थ विभक्ति नहीं होती। चतुर्थ विभक्ति किसमें नहीं होती? जिससे रक्षा की जाए। नमः के योग में होता है, जिस पर क्रोध किया जाए। अलम अलम असम के अर्थ में होता है, जिससे रक्षा की जाए, उसमें नहीं होता है। यानी कि विकल्प यहाँ पर बी वाला सही है। ठीक है, चतुर्थ विभक्ति इसमें नहीं होती। देखिए, वित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है इसमें। और चलिए, नंतुम, नंतुम में प्रयुक्त प्रकृत प्रत्यय है। नंतुम, नंतुम में कौन सा है? तो नन हो गया और नम, सॉरी नम प्लस तु मुन प्रत्यय हो गया इसमें। विकल्प ए यहाँ पर सही है। और मेषादय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेष धन आ दय, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर ए वाला सही है। इसमें आ और आ मिलकर अ प्लस आ मिलकर आ बना। बालः वेदम पठित पठति, बालः वेदम पठति का संधि होगा। इसमें कौन सा संधि होगा? तो बता दें। विसर्ग, विसर्ग उत्व संधि के अनुसार ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा आपका बालो वेदम पठत। विकल्प ए सही है। और अधिक जानकारी के लिए आप संस्कृत ग्रामर को फॉलो करें। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य इनमें से क्या है? देखिए, गोपाल पादस्य खंज, गोपालः पादेन खंज। तो गोपाल पादेन खंज होगा। और कैसे होगा? येनांग विकार सूत्र के अनुसार अंगी के जिस अंग से विकार लक्षित होता है वहाँ पर तृतीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पादेन होगा। ब्राह्मण शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? यहाँ पर ब्राह्मणी होगा, ब्राह्मणी। विकल्प सी सही है। और इदन्नमम रचना किसकी है? इदन्नमम रचना किसकी है? यह मैत्रेय पुष्पा की रचना है। विकल्प डी वाला यहाँ पर सही है। रासो रचित काव्य है, रासो रचित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। यह कथन किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रासो रचित काव्य है और उसका रचना रासक शैली में हुआ है। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या कहलाता है? किसी भी पक्ष का समर्थन जो नहीं करता है वह तटस्थ कहलाता है। विकल्प सी सही है इसमें। और एक अंतिम प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से क्या काल कहलाता है? अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके अंदर इतना दम था कि आप इसको पूरा झेल पाए हैं, जैसे एग्ज़ाम में आप झेलने की तैयारी में होंगे, जैसे एग्ज़ाम में तो झेलना ये इतना। और अगर आप इसको झेल पाए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ठीक है, वहाँ पर मैं आपका कमेंट देखूंगा और अगर पसंद आया तो मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है ना। तो आज के लिए 125 प्रश्न आपके सामने ये रहे। अगर आप चाहते हैं कि और बेहतरीन अध्ययन करें हमारे साथ, और 125 प्रश्न का हम लोग सीरीज हम स्टार्ट किए हुए हैं इसके लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो अगर आप उसको चाहते हैं तो नाथ स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जाइए। हमसे अगर और मतलब और समय लेना चाहते हैं हमारा, तो वहाँ पे कमेंट करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, ताकि मैं आपको और बेहतर चीज़ उपलब्ध करा पाऊँ। जो प्राइसेस वहाँ पर दिए हुए हैं उसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्राइसेस रेंडमली वैसे ही दे दिए गए हैं। और आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पे मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, कमेंट करिएगा, कॉल करिएगा, तो आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, उतना प्राइसेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो।
अगर आप और चाहते हैं क्लास मतलब कि और अलग तरह का लेकर आएँ और कुछ भी लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए, ठीक है ना। और ये चीज़ें जो हम लेकर आए हुए हैं अभी तक हम लोगों ने 96 प्रैक्टिस सेट कर चुका है इस प्रकार का। ये शायद यूट्यूब पर हम खुद सर्च कर रहे थे, जब अभी भी सर्च करते हैं नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, ठीक है ना। इतना सटीक मैं खुद अपने पढ़ने के लिए खोजता हूँ तो नहीं मिलता है। तो ये जान लीजिए कि आपके लिए ये बहुत बेहतरीन होता है। अगर दिन में एक बार देखते हैं, सप्ताह में 4-5 दिन भी देख लेते हैं, आप इसको रिपीट करके देख लेते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमको इजाज़त। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।